स्टूडेंट अब तक तुम्हारा हायर एजुकेशन का हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन है वो कराए गए थे। अब इंग्लिश मीडियम में हायर एजुकेशन को रिपीट कराया जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़े ज़्यादा और मैटर है, और जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो रिपीटेड हो जाएंगे। इसका फायदा ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों, जो आज की क्लास है आपकी, हाँ हायर एजुकेशन की जो अब तक क्लास आपकी हुई है, हाँ लेके आओ, दे देंगे वो आज उनका एग्जाम हो जाएगा। अब क्लास आपकी ऑनलाइन जा रही है, ठीक है, उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा अच्छा बेहतर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा ना सर तो वो एकदम वो खोल लो, हाँ रैपिड सेशन आपका है ये, ठीक है ना। और मेरा मानना ये है कि हायर एजुकेशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सोल्व कर लोगे इससे, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं। आज आपकी आज जो क्लास है ना वो 3rd क्लास है आपकी, किसकी? हायर एजुकेशन की। पिछली 2 क्लास में आपके सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट तरीके से स्पष्ट तौर से समझा दिए गए हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई नया बच्चा भी है जिसने अब तक ये नेट की परीक्षा नहीं दी है, उसे भी अगर ये 2 क्लास उसने देख ली तो हायर एजुकेशन का ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम इज द 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट। अब आप देखोगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात चल रही है। जब हमने स्टार्ट किया था तक्षशिला को लेकर के, तो तक्षशिला को हमने कोट किया था कि वर्ल्ड की सबसे पहली नॉन यूनिवर्सिटी में से तक्षशिला आती है, ठीक है ना। और अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें कि तो हम यहाँ पे 2nd पोजीशन बता रहे हैं, किसमें? वर्ल्ड में, इसमें लार्जेस्ट सिस्टम में, लार्जेस्ट सिस्टम में एजुकेशन के जो क्षेत्र के हिसाब से, व्यापकता के हिसाब से, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन जनरेट होते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का स्थान, टेरिटरी के हिसाब से इंडिया का स्थान, ठीक है ना। तो ये क्या है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2nd यहाँ पे बताया गया है आपका इंडिया आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसमें दिया है द मेन गवर्नमेंट बॉडी। मैंने आपको यूजीसी कराया था कल बहुत अच्छे तरीके से, आप दोनों को अलग अलग बैठाऊंगा बेटा। बाद में करेंगे वो। द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ ट्रेजरी लेवल कराए थे मैंने आपको हिंदी में, बहुत अच्छे तरीके से लेवल करा दिए थे। तो ये तृतीयक क्षेत्र है बेटा। अब यहाँ ये बताने की बात कर रहा है कि ट्रेजरी सेक्टर पे मेन गवर्निंग बॉडी किसकी, कौन है? यूजीसी, ठीक है। यूजीसी के बारे में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। और आपको ये भी देखना है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा कहाँ हम जा रहे हैं। मैंने अब तक आपको बताया यूजीसी की स्थापना 53 में हुई, बट इंग्लिश वाले कंटेंट में आपको ये भी पता चलेगा कि यूजीसी जैसी एक संस्था जो है पहले से एक्टिव थी, जो 3 यूनिवर्सिटी को मॉनिटर कर रही थी। अब ये मैं हाईलाइट आपको यहाँ पे करूंगा। विच एनफोर्स इट्स स्टैंडर्ड, देखो बेटा, स्टैंडर्ड एडवाइज एंड गवर्नमेंट टू हेल्प द कोऑर्डिनेट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। यहाँ से यूजीसी का जो कार्य है उसको फोकस किया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, यूजीसी का कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है? ये जो आपके हैं स्टैंडर्ड को बनाए रखना, एडवाइज करना और कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसमें तो किस प्रकार का कंफ्यूजन आपका होना नहीं चाहिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। सिचुएशन दी है, क्या है वर्ल्ड में इंडिया की सिचुएशन, ठीक है। 2nd स्लाइड है बेटा आपकी, वैदिक एजुकेशन, ठीक है। वैदिक काल के कुछ पॉइंट मैंने आपको कराए थे। वर्णा सिस्टम हर एक बच्चे को पता होना चाहिए बेटा। आश्रम सिस्टम, सिस्टम जानते हो क्या होता है सिस्टम? गुरुकुल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये कुछ वर्ड आपके रिपीट होंगे, ये आपको पता होने चाहिए। वर्ण कितने हैं बेटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र हैज नो राइट टू परफॉर्म द रिलीजियस एक्ट ड्यू टू दिस रीजन दिस इज इम्प्योर। इम्प्योर समझते हो, अपवित्र, ठीक है। और अनटचेबिलिटी एक्ट कल आपको मैंने बताया, ये आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 की बात की गई है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था समझते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था,
एक्सपेक्टेड एज, अभी एज का जिक्र चल रहा था, आप लोग कह रहे हैं कि जी हम कितने जिएंगे। वैदिक काल में एक व्यक्ति की जो अनुमानित एज है वो सन है कितनी, 100 साल, 100 ईयर। कितने भागों में बांटा गया है, 25 से 50। ये इंपॉर्टेंट है आपका गृहस्थ आश्रम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ह्यूमन की लाइफ में गृहस्थ आश्रम, ठीक है ना। इसके बाद का तो मैंने आपको बता ही रखा है। गुरुकुल क्या है, अगर एजुकेशन में बात करें गुरुकुल सिस्टम की, तो वह व्यवस्था जहाँ जो बच्चे लोग जाकर के गुरु के साथ रहते थे, गुरु की फैमिली रहती थी, और वो भिक्षावर्ती करके भिक्षा मांग करके और भोजन के लिए व्यवस्था क्रिएट करते थे, और गुरु लेक्चर मेथड से उन्हें पढ़ाता था, और वह स्थान था जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आते हैं, एजुकेशन वाज द इम्पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ लर्निंग कॉल्ड गुरुकुल, आश्रम, परिषद, ये क्या है, वो नाम है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। कल यूनिवर्सिटी का भी जिक्र आया था। यूनिवर्सिटी किस लैंग्वेज के वर्ड से बनी है, अंगल भाषा से। वह पहले जहाँ पे हायर एजुकेशन का डिस्कशन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट नोन एज यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये वर्ड जो यूज किए गए थे ये वैदिक काल में वो पहले से हैं जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। परिषद भी वही वर्ड है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। यंग स्टूडेंट वर सेंट फ्रॉम द होम टू रेजिडेंशियल स्कूल, घर से इन्हें कहाँ भेज दिया गया, रेजिडेंशियल स्कूल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इन विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम फैसिलिटेट टू रेजिडेंशियल क्वार्टर, सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी में रेजिडेंशियल क्वार्टर की व्यवस्था की गई थी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी हो, नालंदा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। रेजिडेंशियल स्कूल वर दे स्टे विद द गुरु टीचर एंड हिज फैमिली, ये गुरुकुल व्यवस्था है बेटा आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। टीचिंग लर्निंग स्टार्टेड एजुकेशन काल उपनयन, उपनयन संस्कार पे बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। एक मैंने आपको दीक्षा आरंभ भी बताया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीक्षा आरंभ और उपनयन, बताओ। दीक्षा आरंभ 5 साल के बच्चे की स्टार्टिंग बताई थी उस दिन, उपनयन उसके बाद का संस्कार है, तो दोनों में थोड़ा अंतर था, एक बार डिटेल उसे देख लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, एजुकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड एम टू मोक्ष की प्राप्ति, कल पूरे अच्छे तरीके से बताया था। एनिशियंट टाइम में हायर एजुकेशन का जो उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति थी, सोशल वेलफेयर था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट था, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी था, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके एनिशियंट एजुकेशन को लेकर के पूछे जाते हैं। अगर हम इसे मॉडर्न एजुकेशन से कंपैरिजन करते हैं तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एजुकेशन एंड एनिशियंट एजुकेशन, तो ध्यान रखना बेटा, जो कम्युनिटी के लिए जी रहा है यहाँ, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए, तो क्या है यहाँ जमाने के लिए नहीं जीना आपको। आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हम इसलिए एजुकेटेड हो रहे हैं क्योंकि अपना डेवलपमेंट हमें चाहिए। और ध्यान रखना, व्यक्ति इतना केंद्रित होता चला गया है कि आज फैमिली भी उससे अलग रह गई है। फैमिली का कुछ नहीं देखना, मुझे मेरा अपना भला होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने लिए तो 15-15 हज़ार के जूते पहन रहे हैं, बट बच्चे पे जूते नहीं है, रोज घर में लड़ाई हो रही है। तो ये व्यक्तिवाद आज इतना हद तक बढ़ गया है कि फैमिली में भी हम कितने संकुचित होते चले गए हैं। तो एनिशियंट एजुकेशन में हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए जीते थे, आज हम खुद के लिए जीते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है बेटा। कर लोगे इन क्वेश्चंस को, एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन की यूनिट इतनी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि इसके 5-6 जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको डबल लेयर में करा रहा हूं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों की रिकॉर्डिंग क्लास आपकी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। 2 घंटे की पहली है, 2 घंटे की ये हो जाएंगी, 4 घंटे में पूरी थ्योरी आपकी हायर एजुकेशन की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जितने आपके 5 टेस्ट हैं, जिनके कल बहुत अच्छे स्कोर आप लोगों के आए हैं, उन सारे टेस्टों को यहाँ अच्छे से करा दूंगा। एटलीस्ट ये है कि 200 से 250 क्वेश्चन टेस्ट पेपर में ही कवर हो जाएंगे। 200-250 आप कर भी लोगे, कुछ आपके लिए भी तो छोड़ना है ना मुझे।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, द एम ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट of the people, their moral, intellectual, social, cultural development were taken care of. The Taxila Paputra Varanasi become the sum of renovate seat of learning. लर्निंग के ये पहले से बेटा तक्षशिला, पाटलिपुत्र, वाराणसी बिकम द सम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। द स्टूडेंट हु स्टडी त्रिवेदाज, ये क्या कहलाते थे? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल्फ स्टडी वाज एम्फेसिस ऑन द पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में स्वाध्याय को प्रमोट किया जाने लगा और यहाँ वेदों को ज्ञान की बात की जाने लगी। अब आता है आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड, जो मैंने आपको शुरू में पीपीटी कराई थी, एक बिल्कुल टाइम पीरियड को बाउंड किया था। वैदिक पीरियड, उसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड है। कब से स्टार्ट है? यहाँ से आपकी तक्षशिला शुरू हो जाती है बेटा। अब इन यूनिवर्सिटी का जिक्र हम करेंगे जो हिंदी मीडियम में आपको ज्यादा अच्छे से नहीं कराया गया है, इसलिए मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ। लैंग्वेज ज्यादा बैरियर नहीं होना चाहिए आपके उसमें, क्योंकि हायर एजुकेशन में आप जा रहे हो बेटा, तो वहां पे आपको दोनों मीडियम में चीजें करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि जी ये तो हिंदी में करा रहे हो, इंग्लिश में करा रहे हो, हिंदी में करनी थी हमें तो। ठीक है, अबाउट द 6th सेंचुरी BC। ठीक है, क्या है ये? Vedic ritual and sacrifice along with the overwhelming dominance of the Brahmin over the lower caste। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एक चीज इमर्ज हुई जो इंपोर्टेंट है आपकी, इमरजेंस ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड या रिलीजन, कुछ भी कह सकते हैं। आप देखोगे ना, एक प्रक्रिया होती है, कोई भी रिलीजन कैसे ग्रोथ करता है, ठीक है, या कोई भी कास्ट कैसे ग्रोथ करती है, कोई भी कम्युनिटी कैसे ग्रोथ करती है, कोई भी नेशन कैसे ग्रोथ करता है, ये एक थ्योरी होती है। सबसे ज्यादा ग्रोइंग करने वाला रिलीजन है बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म ने क्यों ग्रो किया, इसका आंसर आपका इसमें अंतर्निहित है। मैंने कल आपको स्ट्रेटाफिकेशन बताया था। क्या होता है स्ट्रेटाफिकेशन? स्ट्रेटाफिकेशन हिंदी में बोलते हैं स्तरीकरण। वैसी स्तरी नहीं है बेटा, स्तरीकरण, स्ट्रेटाफिकेशन। स्ट्रेटाफिकेशन इज ए प्रोसेस टू डिवाइड द सोसाइटी इन हायरार्किकल ऑर्डर। अब ये ब्राह्मण क्या करते थे, ये हायर कास्ट होगी और ये लोअर कास्ट होगी, इनको इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे रिलीजियस चीजें बनाई जिनसे कि लोअर कास्ट का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। अब जब यहाँ शोषण हुआ तो इन लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। सबसे ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SC को कन्वर्जन कराया बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। और बौद्ध धर्म में क्या है, फ्लैक्चुएशन है, फ्रीडम है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इसमें आएंगे आपका बिकम द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअटैचमेंट ऑफ मास विद द प्रिविलिंग सिस्टम। जो डिसअटैचमेंट हुआ है, डिसअटैचमेंट का मतलब यह है कि हिंदू धर्म में जो लोअर कास्ट थी उनका हिंदू धर्म के प्रति मोह भंग हो गया और वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट होगी। क्यों कन्वर्ट हुई है बुद्धिस्ट में? क्योंकि कुछ क्वालिटी जो है वो यहाँ पे आपकी जिक्र किया गया है, नॉन वायलेंस एंड सोशल इक्वेलिटी, इक्विटी, न्याय संगतता। यहाँ पे दिया है गौतम बुद्ध द ग्रेट रिलीजियस लीडर एज वेल एज सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर, जब आप देखोगे कि सिनेमा जगत में भी कुछ ऐसी वीडियोज आती हैं कि भाई जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके पास वो हायर कास्ट के लोग नहीं जाते थे, उन्हें अपवित्र मानते थे, बट जब इसकी बौद्ध धर्म की बात आती है तो बौद्ध धर्म में ये एक मानसिकता नहीं थी कि ये अछूत है, सबको इक्वलिटी की तरीके से ट्रीट किया गया। तो जो लोअर कास्ट थी उनका अटैचमेंट बौद्ध धर्म की तरफ हुआ है, ठीक है बेटा। क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, कौन? गौतम बुद्ध। क्लासलेस सोसाइटी समझते हो बेटा? अब यहाँ पे आपके दो वर्ड आए हैं, कास्ट एंड क्लास। क्या एवरी स्टूडेंट इसके बारे में वेल नोन है? कास्ट एंड क्लास के बारे में कौन कौन नहीं है?
कौन कौन से वर्ड पता नहीं है? CLASS, ये तो क्लास हो गया। कौन नहीं जानता क्लास के बारे में? नहीं जानते? जानो आप? नहीं जानते? क्यों? वर्ग। जानते हो बेटा? नहीं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि कास्ट और क्लास के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, तो क्या बताओगे? जोर से बताओ, अच्छे से। कास्ट, जाति। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। जब आप क्लास कर रहे हो ना यहाँ, तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं जाना चाहिए जो आपके सर से ऊपर गया है। अगर कोई वर्ड ऐसा गया है ना, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्लास को हम डिफाइन करते हैं, जैसे ये स्ट्रेटाफिकेशन की बात हमने की, स्तरीकरण की बात की। अब जो ये एक निश्चित स्थान है इसका, ये क्लास कह रही है। ज्यादातर इसे मार्क्स ने इंट्रोड्यूस करा है आपको। मार्क्स कहता है ए क्लास इज दैट विच ऑक्यूपाई ए फिक्स प्लेस इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की प्रक्रिया में निश्चित स्थान रखने वाला समूह वर्ग कहलाता है। जैसे कृषक वर्ग, स्टूडेंट वर्ग। वर्ग का मतलब यह है कि कोई एक निश्चित स्थान रखने वाला, मजदूर वर्ग, उद्योगपति वर्ग। तो यहाँ कास्ट इंक्लूड नहीं हो रही है। बट जब कास्ट को हम क्लास की जगह रिप्लेस करते हैं, तो कास्ट को हम बोलते हैं कास्ट बेस्ड ऑन हेरिडिटी। जब कोई समूह ऐसा है जो आपको अपने आप को किसी एक पूर्वज से पैदा होना मानता है, दैट इज द कास्ट। बाई बर्थ होती है, एक ब्लड के लोग माने जाते हैं, एक पूर्वज से माने जाते हैं, एक वंश परंपरा आधारित है, दैट इज द कास्ट। जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो कास्ट ओरिएंटेड थी। कास्ट उसमें ज्यादा एक फीचर थी उसकी। अलग अलग कास्ट मिलती हैं सोसाइटी में, कुछ कास्ट हाई रैंक रखती हैं, कुछ लो रैंक रखती हैं। ब्राह्मण हाई कास्ट है, SC ST लोअर कास्ट में आ गए। तो ये कास्ट है। और क्लास जो है वो क्या है? वो इकोनॉमी के आधार पे कह सकते हो आप। कार्ल मार्क्स तो यही कहता है, उत्पादन की प्रक्रिया में निश्चित स्थान रखने वाला समूह आपका वर्ग कहलाता है। ठीक है ना बेटा? आज जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो कास्ट से क्लास की तरफ मूव कर रही है। आप देखोगे ना कि भाई एक जनरल कास्ट का बंदा है और एक लोअर कास्ट का बंदा है, अगर सेम पोस्ट पे हैं तो दोनों साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं वहां। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि क्लास अब कास्ट अब क्लास में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है ना बेटा? क्लास और कास्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो ये सोशल रिफॉर्मर और सोशल इक्वेलिटी की बात करेंगे हम, कास्टलेस सोसाइटी की बात करेंगे, जाति विहीन समाज की बात करेंगे। क्या देखो, एक वर्ड कास्ट आया, एक वर्ड आता है कास्टिज्म। कोई भी वर्ड नेगेटिवली कब शो होगा? ये इसमें तो कोई अंतर नहीं है, जो मैंने राइट किया है इसमें तो नहीं पढ़ना। ये तो आपकी समझ में आ गया। कास्ट क्या आ गया? कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब तो कर लोगे, अब तो अच्छे समझ में आ गया। कास्ट एंड क्लास। एक आता है कास्टिज्म। क्या दिक्कत है इससे, कास्टिज्म से? जातिवाद स्वस्थ समाज के लिए खतरा है। आप इंटरव्यू देने आए, ठीक है, मुझे पता चल गया सरनेम ऐसा है इंडियन सोसाइटी में, सबका पता चल जाता है, फलाना शर्मा, फलाना ठाकुर, फलाने सिंह। ये जो है कास्ट को इंडिकेट करने वाले सरनेम है। कई लोग तो पूछ लेते हैं जी वैसे कौन सी कास्ट है जी? कास्ट में बैठे हो आप, इंटरव्यू दे रहे हो, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू बोर्ड को इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बट मान लिया मैं हूं यहाँ इंटरव्यू बोर्ड में और मुझे पता चल गया कि भाई शिवानी जो है मेरी कास्ट से रिलेटेड है और शिवानी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है ना, और सोनिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैंने सोनिया का नाम काट के शिवानी का कर दिया ड्यू टू कास्ट, क्योंकि हम दोनों की कास्ट इक्वल है। तो ये जो मानसिकता है ये कहलाएगी जातिवाद, और जातिवाद स्वस्थ समाज के लिए खतरा है। इसीलिए कास्ट को यहाँ नेगेटिव तौर पे हम कभी कोई सी चीज कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है मात्रा को लेकर के। ध्यान रखना, यूनिवर्सल थ्योरी है, किसी भी चीज की मात्रा उसकी अच्छी या बुरी में कन्वर्ट करने की बात आती है।
सपोज दैट वाइन को ले लो, एक वाइन एक ढक्कन है वो खांसी ठीक कर देगी, और ज्यादा आपने ले ली तो पड़ोसी को ठीक करेगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जातिवाद भी इसी तरीके से है, ये भावना जाति की होनी चाहिए, जाति के प्रति हमें डिवोटेड होना चाहिए, जिस जाति में हम जन्म लिए हैं उसके प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए, उसके प्रति डिवोशन होना चाहिए, उसके प्रति भी फीलिंग होनी चाहिए, बट इतनी नहीं हो कि हम दूसरे का राइट जो है उसे खत्म करके अपने वाले को प्रमोट कर दें। इससे आपके बहुत से वर्ड आते हैं, कास्टिज्म, भाई भतीजावाद पॉलिटिक्स में बहुत आता है, रीजनलिज्म, रिलीजनिज्म, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, ये सारे जहां इज्म लग गया है ये नेगेटिवली शो करता है, नकारात्मक अप्रोच इसमें आ जाती है। अब सपोज दैट आप दहेज प्रथा की बात करते हैं, दहेज प्रथा एक अच्छी प्रथा है, जब शुरू की गई थी तो बढ़िया तरीके से शुरू की गई थी ताकि न्यूली मैरिड कपल जो है वो अपनी फैमिली के लिए बुनियादी जो आवश्यकताएं जो घर वाले सामान देते हैं वो अपनी फैमिली अच्छे से बसा सकें। बट जब इसे एज ए मैरिज कंडीशन बना दिया, मुझे तो फॉर्च्यूनर ही चाहिए जब भी फेरे लूंगा जी, तो ये बुराई की तरीके से होगी और सोसाइटी में इस चीज का जो है दुरुपयोग किया जाने लगा। तो बेटा इज्म को जरूर याद रखना है, कास्ट, क्लास, ये सब आपको याद रखनी है अच्छे से। यहाँ जो बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना की गई थी। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टूवर्ड द प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मास। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखने की बात है। इससे पहले किनको एजुकेशन के लिए ज्यादा जोर दिया जाता था? जो इलीट क्लास थी। कैसी थी? जो टॉप में थी, ठीक है। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन वाज द इंस्टीट्यूशनलाइज। इसे भी ध्यान रखना बेटा। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल पढ़ाए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है संस्थागत होना। पहले घर में शिक्षा दी जा रही थी, गुरुकुल में दी जा रही थी, और वहां कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं था कि भाई ये तो भाई टॉप की डिग्री इसने ले ली है। बट इंस्टीट्यूशन यहाँ एक प्रॉपर रेजिडेंशियल हो गए, ठीक है, प्रॉपर एक स्कूल हो गई, लाइब्रेरी होगी, और यहाँ से प्रॉपर सर्टिफिकेट्स जारी होने लगे, और यहाँ शिक्षा ने संस्थागत रूप अपना ले लिया था। किस टाइम पे? बुद्धिस्ट पीरियड में, जो वैदिक काल में नहीं था। कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? चले आगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंजॉइंग ग्रेट रेप्यूट एज तक्षशिला, नालंदा एंड ड्यूरिंग द हिज पीरियड। ध्यान रखना, यहाँ पे हिंदी वाले पोर्शन में भी मैंने आपको टीचिंग के प्रति जो लोगों के एटीट्यूड हैं कैसे चेंज हुए हैं पिछले दिनों, क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। पहले एजुकेशन में टीचर की रेपुटेशन होती थी, वो सब चीजें बताई थी। यहाँ पे तक्षशिला, नालंदा का जिक्र किया गया। दीज इंस्टीट्यूशन attract students from the several countries. Young children were admitted to these institutions. Education was imparted for fixed period of time in modern time. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड संघ, मोनेस्ट्रीज। मैंने हिंदी में लिखवाया था विहार, विहार और महाविहार। बुद्धिस्ट रिलीजन में विहार वो पहले है जहां पे शिक्षा प्रदान की जाती है, और आजकल देखोगे हमारी कॉलोनियों के नाम के पीछे ही विहार लगे हुए हैं, ठीक है। कम अप टू वेयर द सेंटर ऑफ ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मोनेस्ट्री जो है आप देखोगे जो ISBT है उससे इधर मोनेस्ट्री है, तो वहाँ के तिब्बत के जो लोग हैं वहाँ पे अपने कपड़े वगैरह की पूरी मार्केट है। तब हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हम उसे मोनेस्ट्री बोलते थे, तब हमें ये पता नहीं था कि वो एजुकेशन वाली मोनेस्ट्री होती है। तो मोनेस्ट्री में उस तिब्बत के लोग आते हैं, वहाँ अपने कपड़े सेल आउट करते हैं वो। और ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण ज़्यादा अच्छे से ये पॉसिबल हो पाया कि हम विदेशों का कपड़ा पहन रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको करना है, ठीक है बेटा। चले आगे। द गुरुकुल एंड आश्रम ऑफ द वैदिक एज। समझ में तो आ रहा बेटा? ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें रटवाता जा रहा हूं और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। गुरुकुल एंड आश्रम ऑफ वैदिक एज वर thus situated during the period of institutionalized संघ एंड मोनेस्ट्री। वही जो चीज अभी आपकी आई है
इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन को यहाँ सिस्टेमेटिक कर दिया गया है और वैदिक पीरियड में जो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थी इन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका इस्लामिक एजुकेशन अराउंड, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ड्यू टू द repeated invasion and aggression adversely affect the existing education system। जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो चेंज हुआ, मैंने आपको यहाँ बताया था 1192 में कौन थे, बख्तियार खिलजी आक्रमणकारी थे, वो आए और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को यहाँ डिस्ट्रॉय किया। मदरसा एंड मकतब, ये ध्यान रखना बेटा, इनको अच्छे से करना है आपको। मदरसा और मकतब ने उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस कर दिया और मदरसा और मकतब यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए। बड़ा इनमें डिस्कशन होता है, मदरसा और मकतब लेवल पे जिक्र होता है इनका, और हम हर बार इसको बताते हैं कि इस लेवल पे मदरसा है और इस लेवल पे मकतब है। बताएगा कोई बच्चा? मकतब पक्का? मकतब आपका एलिमेंट्री और मदरसा हायर, ऐसे ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। द मदरसा वाज विच अरबिक मीन्स स्कूल वर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, यहां इसे अंडरलाइन कर लेना बेटा, एंड स्टडी ऑफ कुरान हदीस, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको लिखने हैं। डाउन पीरियड ऑफ एजुकेशन, डार्क जोन, वीमेन इनसिक्योरिटी, ठीक है, और भी वीमेन इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी भी कर दोगे, इनसिक्योरिटी भी कर दोगे, और यहां से एक वर्ड लिखोगे सती प्रथा। क्या होती है सती प्रथा? एक और लिखोगे जोहर प्रथा। वेरी गुड सोनिया, पढ़ रही है, चलो सही है, पढ़ रहे हो, बता रहे हो जब तुम ये चीजें तो पढ़ रहे हो। सती प्रथा स्टार्ट की गई थी बेटा, ध्यान रखना। उस टाइम पे जब इनसिक्योरिटी थी, जो सैनिक युद्ध में मारे जाते थे, तो उनकी जो पत्नियां हैं उनके लिए भाई ये प्रोविजन रखा गया सोसाइटी में कि अगर वो अपने हस्बैंड के साथ सती होंगी तो उनकी 7 पुश्तें जो है मोक्ष की प्राप्ति रखेंगी। और तब ये एज ए फंक्शनल थी बेटा, फंक्शनल लिख सकते हो इसे, उस टाइम में ये फंक्शनल थी। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे आपको करना है एक वर्ड फंक्शन, और फंक्शन का हिंदी में है प्रकार्य, और मैंने पहले पेपर 1 में लिखवाया था फंक्शन, डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? क्या है आपके माइंड में इसके फंक्शन के बारे में? लिखो इसे, नहीं बता पाओगे। फंक्शन आर दोज एक्ट, फंक्शन आर दोज एक्ट function are those act which helpful to maintain social structure। जब पेपर 1 में फंक्शन आर दोज एक्ट विच हेल्पफुल टू मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर, जब आपको ये रीड आउट करोगे कहीं कंफ्यूजन होगा तो यूट्यूब खोलना, वीडियो खोलना, पहुंच के वहां देख लेना क्या बताया गया था। 2 वर्ड और लिखो, फंक्शन, डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन। हिंदी में लिखो, हिंदी वाले। प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं, प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था को
बनाए रखते हैं। ध्यान रखना बेटा, यहाँ फंक्शनल का अर्थ बता रहा हूं। फंक्शनल का मतलब है मेंटेन टू सोशल स्ट्रक्चर, डिसफंक्शन का मतलब है डेस्ट्रॉय टू सोशल स्ट्रक्चर, और नॉन फंक्शन का मतलब है देयर इज नो पॉजिटिव और नो नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव, ना अच्छा है ना बुरा है, तो नॉन फंक्शन। तो समझ गए ना फंक्शनल एस्पेक्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आपसे पूछी जाती है पेपर 1 में ही। आर के मर्टन आपके एक विचारक आएंगे, उन्होंने 3 वर्ड दिए, फंक्शन, नॉन फंक्शन, डिसफंक्शन, और उन्होंने ही मिडिल रेंज थ्योरी दी है। मिडिल रेंज थ्योरी लिख लो, मध्य सीमा का सिद्धांत, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। रेंज थ्योरी, हाँ, RANG, हाँ, मध्य सीमा सिद्धांत। रेंज का मतलब सीमा है यहाँ बेटा। The Maktab were Muslim elementary school that read and the religious text. During the Mughal period, the credit of organizing education and systematic base goes to Akbar. अकबर का नाम काफी आता है, सोशल रिफॉर्मर में भी है और रिलीजियन को इक्वलिटी के तौर पर ट्रीट करने के नाम से भी उनका नाम आता है। ठीक है ना, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो बताया जाता है कि बादशाह अकबर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, सेकुलर टाइप से भी था, और उन्होंने हिंदुओं के लिए भी जो स्कूल हैं वो स्थापित किए थे। ठीक है, ही ओपन द लार्ज नंबर ऑफ स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग फॉर द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। द करिकुलम एम्फेसाइज बेस्ड ऑन द थियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ऑल्सो द स्टडी द साइंस, हिस्ट्री, ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनिशिएंट इंडिया। अब तक जो आपकी क्लास हुई है, आज आपकी हायर एजुकेशन की 3rd क्लास है जो आपको यूट्यूब पे मिलने जा रही है। इसमें उद्देश्य ये है कि आपको पूरे अच्छे तरीके से हायर एजुकेशन आ जाए। छोटे छोटे टॉपिक भी यहाँ डिस्कशन किए जा रहे हैं, इसीलिए ही किए जा रहे हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। हिंदी वाले में उच्च शिक्षा के उद्विकास में थोड़ा ही पोर्शन कराया गया था, उसकी पूर्ति आपकी यहाँ से हो जाएगी। और मेरा मानना यह है कि मीडियम का कोई इशू नहीं आना चाहिए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से आपको करा दिया था। 64 डिफरेंट फील्ड ऑफ द स्टडी लाइक वेदास, ग्रामर, फिलोसफी, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर, सर्जरी, पॉलिटिक्स, आर्चरी, वेरफेयर, एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स, ठीक है, म्यूजिक, डांस, ये सब आपके आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा नेट JRF की परीक्षा में, कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे जो उस टाइम पे नहीं थे, और आपसे वो पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से सही ऑप्शन को राइट कीजिए, सही ऑप्शन का चयन कीजिए जिसमें कि तक्षशिला में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस रखना है कि कौन कौन से वो 64 सब्जेक्ट है, सभी नहीं करने, इसमें जितने दिए हुए हैं इनमें से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 64 सब्जेक्ट पे आपकी तक्षशिला में एजुकेशन प्रोवाइड होती थी। चाइनीज ट्रेवलर लाइक फाइयान एंड हेनसांग ऑल्सो स्पीक द तक्षशिला इन देयर राइटिंग। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है तुम्हारे लिए, जो हमें भी होता था एट द टाइम ऑफ जब हम स्टूडेंट थे। अब यहाँ तक्षशिला की बात हुई है, ठीक है, और नालंदा की भी हुई है। अब ये नालंदा में भी आता है, ठीक है, कंफ्यूजन होने वाली बात है। और ये कब का है, और नालंदा, ठीक है ना। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों जगह वो पहुंचे होंगे, हैं? हाँ, यही तो मैं बता रहा था ना बेटा, क्योंकि देखो हम, मुझे कंफ्यूजन हुआ तो तुम्हें भी होगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड का चलने का एक ही काम है। अब ये यहाँ ये थोड़ी कहा गया है कि जब ये डेवलप हुई तभी हेनसांग फाइयान ने वहां यात्रा की। इन्होंने लिखा है कि चाइनीज ट्रेवलर लाइक हेनसांग और फाइयान ऑल्सो स्पीक द तक्षशिला इन देयर राइटिंग। हुआ कंफ्यूजन दूर। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो 700 में और 400 में वहां पहुंचे, वो प्रकट हो गए, वो हमारे रिलीजन के नारद जी थे, वो कहीं भी पहुंच जाते थे, नहीं। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने इसका भी जिक्र किया है,
तक्षशिला का भी जिक्र किया है, नालंदा का भी जिक्र किया। अब डेस्ट्रोएशन तो इनका होता है 1192 के बाद, तो उन्होंने दोनों ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया है। और यहाँ पे किस तरीके से तक्षशिला में मॉडिफिकेशन किया है, नालंदा में मॉडिफिकेशन किया है वहां पे कि वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ यहाँ से चुरा कर ले गए और चाइना में उसका प्रचार प्रसार किया। एक पॉजिटिवली वो ये कहते हैं कि इन्होंने अपने इतिहास में हमारे यहाँ का उल्लेख किया और हमें वर्ल्ड फेम मिली, विदेशों के लोग स्कॉलर आकर के यहाँ एडिशन लेने लगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है बेटा। फेमस ग्रेजुएट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंक्लूड द वंस लाइक चाणक्य, पाणिनि, चरक। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि ये किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टीचर या आचार्य या विद्वान थे, इनकी बुक्स भी देख लेना बेटा, ठीक है। चरक की चरक संहिता है, दिस इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, कौन सी, तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी दी है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय शंकरादित्य ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। इन मॉडर्न बिहार ड्यूरिंग द अर्ली 5th सेंचुरी, फ्लोरिस्ड फॉर 60 ईयर टिल 12th सेंचुरी, 600 साल तक ये अपने एजुकेशन में विश्व के बच्चों को एजुकेटेड करने में नालंदा का योगदान रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नालंदा वाज द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव द रेजिडेंशियल क्वार्टर फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ क्वेश्चन आता है, इसे अंडरलाइन कर लेना बेटा। नालंदा विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसने की रेजिडेंशियल क्वार्टर दिए हैं। ध्यान रखना, हॉस्टल लाइफ स्टूडेंट के लिए सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होती है। जो बच्चा हॉस्टल में रह लिया उसका ये माना जाता है कि वो सब जगह सर्वाइव कर लेगा, ठीक है बेटा। पढ़ो इसे अब। ऑल्सो हैड लार्ज पब्लिक लेक्चर हॉल, कोरिया, जापान, चाइना, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए विदेशों के स्कॉलर आते थे, एडिशन लेते थे, ठीक है। एडिशन किस तरीके से होता था नेक्स्ट इसमें आएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द सेट ऑन फायर बाय तुर्किश मुस्लिम आर्मी अंडर द बख्तियार खिलजी, 1100, कहीं पे 1192 लिखा हुआ है, कहीं 1193 है। बट ये जो फेज है ना बेटा, ये 10 साल का, इसी 10 साल में सारी यूनिवर्सिटियों को डिस्ट्रॉय किया गया जो आपके विदेशी आक्रमणकारी आए थे हुनों के आक्रमण के द्वारा। और आप देखोगे पूरी इंडिया की सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चेंज हो गए, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। और जितना रिच था इंडिया एजुकेशन के पार्ट में, वो डाउन में चला गया, ठीक है ना। आप देखोगे ना, ब्राह्मण लोगों की जब बात की जाती है तो ब्राह्मण लोगों ने इस लिटरेचर को माइंड में रखा और जब सिचुएशन इंप्रूव हो गई तब इन्होंने फिर माइंड से ये ग्रंथ लिखे हैं। उनके अवशेष जो बाकी थे, एजुकेशनल नॉलेज थी, उनको लिख लिख करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिजर्व करने का कार्य किया है। इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ भी माना जाता है। और वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण को रिलीजियस एजुकेशन देने की बात की गई थी, वो थोड़ा सा यहाँ इनका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया आपका। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, बेटा यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी ज्यादा हैं इन कंपेरिजन में हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे इनके पहले कब किसने स्थापित की और कौन से राज्य में ये हैं। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन एनिशिएंट कलिंगा किंगडम, मॉडर्न डे इन उड़ीसा। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में। द यूनिवर्सिटी कैंपस वाज सेपरेट अक्रॉस द 3 एडजॉइनिंग हिल, ललितगिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी। इन 3 पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है इसका कैंपस, किसका, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन आया है ये, पीवाईक्यू में मिलेगा आपको और ये टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय द किंग ऑफ मैत्रेका डायनेस्टी इन द, बोलो इसे क्या है ये, ऑफ मॉडर्न गुजरात। देखो क्वेश्चन आएगा वल्लभी यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू गुजरात, ठीक है। स्थान आएंगे, एस्टेब्लिश करने वालों के नाम आएंगे और विशेष स्पेशलाइजेशन आएगा कि किस किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन आपका था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी
एस्टेब्लिश बाय धर्मपाल, ठीक है, ड्यूरिंग द लेट 8th सेंचुरी, ठीक है, was located in Bhagalpur district of modern day in Bihar, well known for its specialized training on the subject of tantra. तंत्र की यहाँ तांत्रिक जो हैं उनकी शिक्षा दी जाती थी। 2 वर्ड आते हैं बेटा, एक व्हाइट मैजिक, एक ब्लैक मैजिक, जानते हो इन्हें? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक? व्हाइट मैजिक होता ही नहीं है। होता है व्हाइट मैजिक। हमारे यहाँ पे एक थिंकर हैं बी मेलनिस की, आज उनकी क्लास है शाम के टाइम, ऑनलाइन ही मिलती है आपको, सोशियोलॉजी की क्लास है वो। सब सोशियोलॉजी के थिंकर भी आपके ऑनलाइन जा रहे हैं। जो बच्चे यूजीसी की जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की, उन्हें सारा कंटेंट आपका यूट्यूब पे फ्री मिलने वाला ऑनलाइन, ठीक है ना। तो वहाँ पे बी मेलनिस्की ने 2 टाइप में आपके दिए हैं, सफ़ेद जादू और काला जादू। सफ़ेद जादू वो ट्राइब तब करती थी जब गहरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाती थी, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने वेलफेयर के लिए जो जादू करती थी उसे व्हाइट मैजिक बोलते हैं, जो किसी के बुरे के लिए नहीं होता है। बट ब्लैक मैजिक जो है किसी शत्रु का नुकसान करने के लिए, किसी व्यक्ति का नुकसान करने के लिए ब्लैक मैजिक कंडक्ट कराया जाता है। और आप देखोगे बंगाल का जादू, तो वहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो दी जाती थी एजुकेशन, ये यहाँ पे दी जाती थी आपको। कौन सी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी है आपकी, वाज एस्टेब्लिश बाय द धर्मपाला और पाल यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी इन मगध। हाँ 8th सेंचुरी, कहाँ पे? मगध में। कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है बेटा, कर लोगे। अच्छे आ रहे हैं क्वेश्चन, बढ़िया लग रही है क्लास आपको। आचार्य श्री गंगा who was a professor at विक्रमशिला यूनिवर्सिटी was the graduate of this ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आचार्य गंगा किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। जगदाला यूनिवर्सिटी सेटअप बाय पाल किंग रामपाला इन द अर्ली 11th सेंचुरी इन, कहाँ पे? नॉर्थ बंगाल, नाउ इन बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया उस टाइम ये भारत का ही हिस्सा है। अफगानिस्तान भी उस टाइम, कंधार जो है ना, वो अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। मैप की जब हम बात करते हैं तो एनिशियन टाइम में इंडिया का जो मैप है कुछ और होता था, आज कुछ और है। बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया। तो देखोगे ना, ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मिथिला यूनिवर्सिटी, दिस लर्निंग सेंटर हैड बीन एग्जिस्ट सिंस द टाइम ऑफ राजा जनक, फादर ऑफ सीता, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। मिथिला यूनिवर्सिटी होगी आपकी। नाडिया यूनिवर्सिटी देखो बेटा, थोड़ा तेजी से करते हैं इसे। नाडिया यूनिवर्सिटी नोन एज नवदीप, लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड जंगाली रिवर इन बंगाल, सेटअप ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटा, कर लोगे। यहाँ के थे जयदेव, जयदेव की एक बुक है, क्वेश्चन आया हुआ है गीत गोविंद, और ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी होगा, ध्यान रखना। जो एक टेस्ट होगा ना आपका, उस टेस्ट में ये पेपर पूछा जाएगा कि गीत गोविंद। देखो बेटा, एक पोर्शन आपका ऐसा आता है इसमें, इसकी है जयदेव, और यहाँ पे कुछ बुक्स मुंशी प्रेमचंद की, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की, गीता, आपका कर्मयोग, आपके जो अच्छी बुक हैं, फेमस हैं, हिस्टोरिकल हैं, रिलीजियस हैं, मोरल एजुकेशन को फोकस करती हुई हैं, तो एक कभी कभी बुक पूछ ली जाती है, तो बुक के हिसाब से आपको यहाँ तैयार रहना है। जैसे चरक संहिता, मेडिसिन के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। नेक्स्ट देखो बेटा, सोमपुरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, धर्मपाल ने बहुत यूनिवर्सिटी आपके एस्टेब्लिश किए हैं। पाल यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी इन बंगाल, ठीक है, कर लोगे बेटा। चले आगे, अब आपका आता है तिलहारा यूनिवर्सिटी, फाउंडेड इन जनवरी 2014 ड्यूरिंग, ये आपकी क्या है, 45 फीट नीचे जो कीचड़ के उसमें इसके अवशेष मिले हैं तिलहारा यूनिवर्सिटी के, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट पैलेस ऑफ द तिलहारा यूनिवर्सिटी बैक ऑन द 1st सेंचुरी AD ऑफ कुषाण एम्पायर, ठीक है बेटा।
आप देखोगे ना, ये जो कुछ चीजें हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट ये भी देखते हैं, कभी कभी ऐसी जगह कुछ चीजें दबी हुई मिलती हैं तो हिस्ट्री हमारी निकल के आती है कि हाँ भी कुछ चीजें होती थी। तो इस तरीके से मिली आपकी ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद है आपका नाडिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सेट ऑन फायर बाय द तुर्किश मुस्लिम आर्मी अंडर द बख्तियार खिलजी। ठीक है बेटा, 1192 दिया हुआ है वहां पे, एक बार इसे चेक कर लेना बेटा। ये नालंदा में 93 पक्का? तो हिंदी वाले में 93 कर लेना, एक ही कर लेना। दे रखा। डेवलपमेंट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, राजा राम मोहन राय ओपन द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन। अब आपके कॉलेज आते हैं, संस्थापक आते हैं और स्थान आते हैं, और यहाँ पे डिसिप्लिन भी आ जाएगा बेटा, किस क्षेत्र में विशेषीकरण था। यहाँ पे एनी बेसेंट का, राजा राम मोहन राय का, ज्योतिबा फूले का, और कुछ जो सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने सोशल मूवमेंट किए उनके नाम आपके आ जाते हैं। चले बेटा आगे, 3 दिन की क्लास रहेगी आपकी, ये कवर नहीं होने की। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट आपका 1813 वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द एजुकेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द एक्ट सैंक्शन ऑफ द सम ऑफ 1 लाख टुवर्ड द एजुकेशन ऑफ इंडियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन के लिए खर्च करने के लिए रखी गई थी। अब एक क्वेश्चन आपका बड़ा फेमस है, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन हाउ मच मनी स्पेंड ऑन द एजुकेशन। सिक्स % ऑफ GDP मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। आप देखोगे ना, जब एजुकेशन पे खर्च नहीं करोगे तो क्वालिटी आ जाएगी क्या। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट का यहाँ जिक्र किया हमने, ब्रिटिश पीरियड में ये 1 लाख रुपए की धनराशि की गई थी कि भाई हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका लॉर्ड मैकाले, अच्छे तरीके से कराया है मैकाले मिनट्स को लेकर के। 35 क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कमेटी ऑन द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, दिस कमेटी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन मैटर एट द टाइम ऑफ लॉर्ड मैकाले, wrote minutes on Indian education in Feb 1835। ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो ये तो मैंने आपको करा दिया है, बट इससे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि किसके पीरियड में ये मैकाले मिनट्स आए थे। हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया दैट इन 1835। लिख लो इसे, क्वेश्चन को आएगा वैसे इसमें वो। देखो जो मैकाले मिनट्स आए हैं, लॉर्ड मैकाले को किसने नियुक्त किया था एजुकेशन कमीशन, किस भारतीय गवर्नर के उसमें हुआ था वो फिक्स। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा डीपली है, थोड़ा सा आपको दिमाग पे प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, जो कमीशन है उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, जो अथॉरिटी थी जिन्होंने नियुक्त किए थे, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेटा वो पार्ट है जो मैकाले मिनट्स की रिकमेंडेशन है। क्या है, इंग्लिश एजुकेशन शुड बी इम्पार्ट पैलेस ऑन द ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। अब क्या उद्देश्य थे इनके, ही बिलीव इन एजुकेशन फॉर फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या है, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या है, पहले एजुकेशन अपर सेक्शन के लिए होती थी, उसके बाद क्षण के छोटे सेक्शन के लिए, उसके बाद नीचे आनी थी, तो दैट इज द फिल्ट्रेशन थ्योरी। बट जब डायरेक्टली सब लोगों को मिले तो ये इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी, छानने की प्रक्रिया नहीं चलनी है अकॉर्डिंग टू लेयर। तो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी ये है कि विश टू क्रिएट ए क्लास इन इंडियन हु वर इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड। आप देखोगे एक वर्ड आता है वेस्टर्नाइजेशन, अच्छा वर्ड है, बताओगे अब आप लोग, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है ये बताना। कभी कभी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूं जब तुम नहीं बताते हैं बातें।
पश्चिमीकरण। लो लेवल का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेट जेआरएफ की क्लास के इक्वल में हम जाएंगे तो, बट आपसे पूछना जरूरी है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड कब सबसे ज्यादा रैपिड वेस्टर्नाइजेशन हुआ? व्हेन वाज द रैपिड स्पीड ऑफ दिस प्रोसेस? है क्या, पहले तो ये एक्सप्लेन करना आप लोगों को। आप लोग पहले ये बताओगे दिस इज द प्रोसेस नोन एज वेस्टर्नाइजेशन, और यहाँ पे बहुत से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने, अर्बनाइजेशन, ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी वर्ड आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए, लिख लो इन्हें एक बार। देखो, जब हम बात करते हैं मूल्यों की तो हम विश्व को दो भागों में बांटते हैं, वेस्ट और ईस्ट। और एक बहुत पुरानी मूवी का सॉन्ग है कि चलो भाग चले पूरब की ओर। वो पश्चिम के लोग सुपीरियर माने जाते हैं और पूरब के लोग सीधे माने जाते हैं। इसीलिए देखोगे कि ब्रिटिश लोगों ने आकर के आपके यहाँ 250 साल तक शासन किया है। कितना? 250 से ज़्यादा का ही किया है, ठीक है। तो देखोगे ना कि क्यों किया उन्होंने शासन, क्योंकि वो आपसे सुपीरियर थे। तो ये क्या है, वेस्ट और ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो पूरब के लोग जो है विश्व के सिनेरियो में वो सीधे माने जाते हैं। अगर आप किसी गांव का भी वर्गीकरण करते हो, गांव भी डिवाइड होता है, रूरल एरिया में देखोगे ना, पश्चिम वाले, पूरब वाले, तो हम इंसान ऐसे हैं कि बांटने में तो 1 मिनट लगाते हैं, किसी भी चीज को बांटने में 1 मिनट लगाते हैं, जुड़ने में हमें सदियों लग जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेस्टर्नाइजेशन इज द प्रोसेस टू अडेप्ट द वैल्यू ऑफ वेस्टर्न कल्चर। जब हम पश्चिमी मूल्यों को अडेप्ट करते हैं अपने व्यवहार में, कल्चर में, दिस प्रोसेस नोन एज वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है बेटा। और जितनी ये प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं किसके, सोशल चेंज के। अब ये मत पूछ लेना सर सोशल चेंज क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के। उन परिवर्तनों में चीजें सोसाइटी में घटती रहती हैं मतलब चलती रहती हैं, ऑनगोइंग है, सोसाइटी में प्रोसेस चल रहा है। अब अर्बनाइजेशन चल रहा है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, अर्बन कल्चर का विस्तार होना, ठीक है ना। आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, इंडस्ट्री डेवलप होती जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड में इंडस्ट्री का स्थापित होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस क्या हैं, सोशल चेंज के हैं, जो सोसाइटी में आज भी ऑनगोइंग हैं। आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, मेट्रो चल रही है, मेट्रो बन रही है, तो डेवलपमेंट चल रहा है ना। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट चलेगा ऐसे ही लोगों की मानसिकता बदलती जाएगी। जो नेक्स्ट जनरेशन आपकी आएगी वो बहुत हाईटेक होगी। और संकट की बात यह है कि आज सोसाइटी में जो फिनोमिनन देखने को मिल रहा है, आज सबसे ज्यादा जो ये आपका नीला ड्रम जो फेमस हुआ है ना, कहने की बात है, ये हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस कंडीशन है। डेली 2-3 मेल के बारे में आ जाती है कि आज एक खबर और थी कि पत्नी ने रात पति को पीटा और फिर खाने में जहर दे दिया और मार दिया उसे। किसके हाईलाइट मेल ही हो रहे हैं। मैंने 2 साल पहले क्लास में एक चीज बताई थी कि आप देखोगे मेल की सिक्योरिटी के लिए अभी एक आपका आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 का है ना, एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसमें यह है कि घर की 4 दीवारी के अंदर घर की महिला पर अन्य सदस्यों के द्वारा किया जाने वाला अत्याचार। जब मैं क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ाता हूं तो डिफरेंशिएशन कराता हूं। क्या यहाँ क्या है, बाउंड्री, घर की बाउंड्री के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। आगे सरकार को बहुत तेजी से, अब कमेटी बनने जा रही है, ध्यान रखना 6 मंथ में कमेटी बन जाएगी आपकी, कि जो ये कहेगी कि पुरुषों की सुरक्षा किससे, पत्नी लोगों से, पत्नियों से पुरुषों को सुरक्षित करने के लिए एक्ट बनाया जाए। इतनी तेजी से घटनाएं बढ़ रही हैं और ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। हम आप लोग हंस लेते हैं। देखो बेटा क्या है, दिक्कत इसलिए है, देखो क्या है, जो ये तेजी से चीजें बदल रही है ना, सिनेरियो बदल रहा है, ये कहाँ रुकेगा जाकर के, है नहीं। तो प्रॉब्लम तो है अगर इतनी तेजी से चीजें आ रही हैं, और ये किसके लिए नुकसानदायक है, ध्यान रखना।
ये किसके लिए नुकसानदायक है? उसी सेक्शन के लिए नुकसानदायक। आप देखोगे कि कोई भी सामाजिक संरचना है उसमें चेंज होना तो जरूरी है, बट इतना तेजी से चेंज होना वो गलत है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा ये टॉपिक लिख लेना, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी प्रक्रियाएं हैं सोशल चेंज की जो सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। क्यों हम यहाँ इसको करा रहे थे यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन की तरीके से? आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड और लिखोगे, संस्कृतिकरण। और ये वेस्टर्नाइजेशन दो तरीके का है, प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन और सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन। काय का संस्कृताइजेशन लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं। बेटा समझ लेना इसे भी। वैसे मैं ये नहीं मानता कि किसके लिए कितना यूटिलाइजेशन की प्रक्रिया है। ये हमारे यहाँ एक सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, विचारक हैं, एम.एन. श्रीनिवास। उन्होंने जब हमारे यहाँ सोशियोलॉजी आई तो वो सेकंड लाइन के सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, पहले घुरिये हैं इनके गुरु, उसके बाद सोशियोलॉजिकल थिंकर में एम.एन. श्रीनिवास का नाम आता है। तो इन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये तमाम टॉपिक इन्होंने यहाँ पे दिए। पहला इन्होंने दिया था ब्राह्मणाइजेशन। इन्होंने कहा कि भारतीय सामाजिक संरचना में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, जो लोअर कास्ट है वो ब्राह्मणों की दिशा में अपने खान पान रीति रिवाज को बदल दिए, दैट इज प्रोसेस नोन एज ब्राह्मणाइजेशन। और ये कब किया है? अराउंड 1938 के आसपास दिया है प्रक्रिया। फिर इन्होंने इस प्रक्रिया को रिप्लेस किया संस्कृतिकरण से। और यहां इन्होंने ब्राह्मण वर्ड हटा दिया। इन्होंने कहा कि लोअर कास्ट हायर कास्ट की दिशा में, पूरी फिक्स तरीके से अगर मैं आपको बताऊं ना इसकी ये डेफिनेशन, तो उसे लिख लो एक बार। जब कोई, हिंदी में लिखवा रहा हूं मैं, जब कोई निम्न हिंदू जाति जब कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह, बेटा नोट्स पे लिखो, इसमें तो स्पेस कहाँ होगा इसमें। जब कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या अन्य समूह प्राय द्विज ट्वाइस बोर्न कास्ट, जो वन सिस्टम में मैंने आपको कराई थी, प्राय द्विज की दिशा में अपने खान पान, रीति रिवाज और जीवन शैली को अपनाता है। तथा 2 या 3 पीढ़ी पश्चात अपनी परिस्थिति स्टेटस, ये है बेटा, अपनी परिस्थिति उच्च होने का दावा करने लगते हैं। तो यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण के जीवन शैली को अपनाता है तथा पीढ़ी पश्चात अपनी परिस्थिति उच्च होने का दावा करने लगते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण कहलाती है, अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास है बेटा। ये एम.एन. श्रीनिवास, यहाँ पे इन्होंने और भी चीजें दी हैं बेटा, ये प्रोसेस है चेंज के। फिर इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? संस्कृतिकरण हो गया। तीसरों पे इन्होंने कहा कि अब क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और फिर चौथे पे इन्होंने कहा अब सेकुलराइजेशन हो रहा है। ये भारतीय सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रियाओं को इंडिकेट किया है इन्होंने। मॉडर्नाइजेशन रिलेटेड टू लॉजिक, ड्रेस कोड से नहीं जाना है बेटा। हमारे यहाँ क्या है, कोई अगर स्टूडेंट जीन्स पहना है, बड़ी मॉडर्न हो रही है, मॉडर्न कपड़ों से नहीं होते हैं, मॉडर्न
माइंड से होते हैं, तो माइंड की बात करेंगे। तो ये भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन के जो दौर गुजरे हैं उनको टर्मोलॉजी दी है, समझ लोगे बहुत अच्छे तरीके से। नेट जीआरएफ के स्टूडेंट हो आप, इंटेलेक्चुअली हाई होने चाहिए हो, ये नहीं होना चाहिए ये हमारे सब्जेक्ट का नहीं है। दैट इज द प्रोसेस रिलेटेड टू सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज क्या होता है? सामाजिक प्रक्रिया में बदलाव होना, और मैं मानता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो है ना ये अच्छा एक चीज बताओ, आप एक वर्ड लिखोगे संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, क्या होता है बताएगा कोई बच्चा? एनीबडी? रेफरेंस ग्रुप बताओ। अब एक्सप्लेन करोगे, देखो आप यहां हो, इस समूह के सदस्य हो, आप अभी एमए कर रहे हो, आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हो। आरजी कॉलेज में जो मैडम देखी है आपने, आई वांट टू बी ए प्रोफेसर, साइकोलॉजी की प्रोफेसर बनना चाह रही हूं मैं। तो ये समूह आपके लिए संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप है। कभी भी कोई चेंज होगा, कभी भी सोसाइटी में या ह्यूमन के माइंड में चेंज होगा, वो रिलेटेड टू रेफरेंस ग्रुप। और रेफरेंस ग्रुप आपका सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। कोई संजय दत्त भी बनना चाहेगा, ठीक है ना। देखोगे ना कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका रेफरेंस ग्रुप क्या है, उसी डायरेक्शन में हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस ग्रुप के कारण ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया चलती है। ये लोअर कास्ट हाई कास्ट को रेफरेंस मानती है। और यहां से एक वर्ड और लिख लो बेटा, सापेक्ष वंचना। थोड़ा सा हायर से आपका लेक्चर डाइवर्ट हो रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहां करते चलोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी थोड़ी सी। रिलेटिव डिप्राइवेशन, सापेक्ष वंचना क्या होता है बताओगे बेटा? डिप्राइवेशन। आप क्यों बनना चाह रहे हो प्रोफेसर? नहीं, आपको पता है कि वो मेरे से ऊपर हैं, मेरे से ज्यादा अच्छी स्थिति में है, मेरे से पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, मैं उनके सापेक्ष वंचित हूं। तो दिस थिंकिंग एनकरेज टू मोटिवेट टुवर्ड दिस ग्रुप। सापेक्ष वंचना वह भावना है जब हम दूसरे मुकाबले में अपने आप को सोचते हैं, अपने आप को वंचित समझते हैं और बनना चाहते हैं। तो ये रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी ही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सोसाइटी में बढ़ाती है, ठीक है। अब ये जो हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप थे अंग्रेज यहाँ पे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, इसलिए भारतीय लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू किया। चाहे खटर पटर की बोली वो इंग्लिश बोलना शुरू किया उनके तरीके से। हमारे यहाँ की लेडी ने वाइन पीना शुरू किया, चेयर्स करना शुरू किया। दैट इज द वैल्यू अडेप्टेड बाय द इंडियन सोसाइटी। तो सबसे ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया इस टाइम पे शुरू हुई जब हमने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। और मैकाले का मुद्दा ही ये था कि भारतीयों से ही भारतीयों को गवर्न करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर डेवलप करना, ठीक है बेटा। काफी डिस्कशन हो गया है इस पे। नेक्स्ट चलोगे आपका 35, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो अभी क्वेश्चन में आपको बता रहा था ये आंसर है बेटा उसका। लॉर्ड विलियम बेंटिक देन गवर्नर जनरल ऑफ accepted the Macaulay recommendation and sanction its officially। 35 में ऑफिशियली सेंशन करने वाले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिन्होंने मैकाले मिनट्स को रिकमेंड किया है। क्वेश्चन आता है बेटा ये, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935 गिव इफेक्ट इन डिसीजन इन 35 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब आता है आपका चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड 1854 when he sent a dispatch on the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी। दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक एट द टाइम ऑफ मैकाले मिनट्स, लॉर्ड डलहौजी एट द टाइम ऑफ चार्ल्स वुड, वुड डिस्पैच। दिस इज द कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे वर सेट अप बाय द 1857। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज सेट अप इन 82 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है पंजाब यूनिवर्सिटी सेटअप ड्यू टू ओवर कलकत्ता यूनिवर्सिटी,
कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भार को कम करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। पब्लिक ये देख लेना एस्टेब्लिश ईयर करेक्ट है क्या। ठीक है बेटा, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। क्लास 3-4 और होंगी आगामी उसमें, और हायर एजुकेशन आपकी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। ठीक है, कल आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट की आंसर की जैसे कल आपकी टेस्ट हुई थी यहाँ पे उसी तरीके से चेक किया जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।